हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं HP टेट नॉन मेडिकल जून 2023 में जो लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, उसका फिज़िक्स के क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच फोर्स इज़ एप्लीकेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रीम है मिल्क से, ठीक है, इसमें कौन सी फोर्स अप्लाई होती है? फ्रिक्शनल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, नन ऑफ दिस। तो इन केसेस में जो है ये एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आता है। अगर आपने मेरी ये वाली सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार चेक ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस पेपर में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे प्ले लिस्ट में हैं। आप एक बार वो थ्योरी ज़रूर पढ़ कर जाएँ इस बार एग्ज़ाम देने से पहले, जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 220 volt 100 watt bulb is connected to 110 volt source. The power consumption by the bulb is। अब यहाँ पर क्या किया गया है, एक सोर्स से कनेक्ट किया गया है, जिस सोर्स का वोल्टेज दे रखा है, उसका पावर दे रखा है, और आपको निकालनी है पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब। ठीक है, तो पावर का क्या फार्मूला होता है? P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, या तो वर्क डन पर यूनिट टाइम भी होता है, बट P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले तो हमें R निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं गिवन है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ही जो हमारे पास पावर दे रखी है और वोल्टेज दे रखी है इसे पुट कर लेंगे। पावर है 100 वाट और वोल्टेज दे रखी है 220, इसका स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारा आर निकल आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 484 आ जाएगी। ठीक है, ओम। ओके, तो 484 ओम हमारे पास वैल्यू आ गई आर की। अब हम इसमें अगेन इसे पुट कर लेंगे, जहाँ पे वी की वैल्यू, सोर्स के जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 110 दे रखी है, इसका स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 484। और अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 25 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में दो बार ये पावर का फार्मूला निकालना पड़ेगा, एक बार जो सोर्स है उसकी पावर और दूसरी बार पावर कंजप्शन बाय द बल्ब के लिए। ठीक है, तो ये दोनों यूज़ करेंगे तभी हमारे पास आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। मैंने अपनी क्लासेस में ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार करवाया हुआ है, आपका जो मोशन वाला चैप्टर है उसमें भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा उसे ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। इसमें जो एरिया है अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, और उसके अंडर जो एरिया आएगा वो वेलोसिटी टाइम के अंडर एरिया जो आएगा वो डिस्प्लेसमेंट ही आता है। नेक्स्ट है, रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल इन शेप ड्यू टू। ये जो रेन ड्रॉप्स है ये स्पेरिकल क्यों होती हैं शेप में, ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन क्या है, लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें पार्टिकल क्या करते हैं, मिनिमम सरफेस को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इसकी शेप जो है ये किस तरह की शेप ले लेता है, स्पेरिकल शेप ले लेता है। नेक्स्ट है, एट व्हाट एंगल विद हॉरिजॉन्टल ए स्टोन शुड बी थ्रोन सो दैट कवर्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हम क्या किस एंगल पे फेंकें, जैसे कोई भी आप एक स्टोन फेंक रहे हो हॉरिजॉन्टली, तो किस एंगल पे फेंकें कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करे। तो अगर हम 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो भी प्लीज़ लाइक करें। नेक्स्ट है, इफ़ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर मेल्टेड एंड रीकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, देन द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। अब रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, रेजिस्टेंस का फार्मूला आता है हमारे पास रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो रो तो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। अब अगर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस में जो लेंथ है उसको कितना करते हैं, हम हाफ़ कर दें। ठीक है, तो लेंथ जब हाफ़ कर देंगे तो उसकी वजह से एरिया जो है वो भी क्या हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा, है ना। तो इसकी जो नई रेजिस्टेंस बनेगी वो क्या बन जाएगी, R/4। ओके, सीधा याद रखना है कि लेंथ जब हाफ़ करते हैं तो एरिया डबल हो जाता है, तो इसकी वजह से 1/4 बन जाता है, मतलब नई जो रेजिस्टेंस आती है वो R/4 आती है। ज़्यादा वो वाली R डैश और इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, इतना टाइम नहीं होता, और आप कन्फ्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हो। नेक्स्ट है, ए बॉय वेइंग 50 kg climbs 45 stairs in 9 seconds. If each step is of the height 15 centimeter, then how much power did the boy spend?
यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, आपको निकालना है पावर। अब पावर का क्या फार्मूला होता है, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। टाइम हमारे पास 9 सेकेंड दे रखा है, वर्क डन हमें निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होता है वर्क डन। तो हमारे पास मास यहाँ पे 50 kg दे रखा है, जी की वैल्यू आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली 10 या 9.8 जो भी आपको लेनी है, और हाइट हम यहाँ से निकाल देंगे 45 हमारे पास स्टेयर्स हैं, है ना। और उनकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सबकी सेम आनी चाहिए, इसका भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे निकल आएगी हाइट। तो एक बार जब हमारे पास हाइट निकल आ गई 6.75 आ जाएगी ये हमारे पास हाइट। तो हाइट निकल गई, ये सारी वैल्यू हमने पुट कर लेनी है अब किस में, अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, mgh आएगा, मास 50 दे रखा है, हमने अभी हाइट 6.75 निकाल ली, और उसके पास किसकी जी जो है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमारे पास 10 आ जाता है, ठीक है। तो इन सबको हम सॉल्व अगर कर लेंगे तो 3375 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो पावर क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन 9 सेकेंड, तो हमारे पास आंसर जो है 375 वॉट आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करूँगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर कर दूँगी, जिसमें ये सारे चैप्टर्स मैंने डिस्कस किए हैं और बिल्कुल सिंपली वे में है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, कम छोटी छोटी लेंथ की वीडियोज़ हैं, आप आराम से उन्हें देख पा सकते हो एक बार में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज़ अ लिस्ट वेवलेंथ, कौन सी ऐसी रेडिएशंस हैं जिनकी लिस्ट वेवलेंथ होती है। तो गामा रेज के लिस्ट वेवलेंथ होती है, ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा था, उससे पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये वाला जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला टॉपिक भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये भी आप ज़रूर देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह वेवलेंथ इंक्रीज़ होती है डिक्रीज़ होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उससे उसमें ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे हम आते हैं, तो ये क्या होता है, आपका जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है इंक्रीज़ होती जाती है। मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो गामा रेज़ की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और वेवलेंथ इसकी सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स, ये जो 1 हॉर्स पावर है ये किसके बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर जो है वो आंसर आ जाएगा आपका 746 वॉट के बराबर होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वॉट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम, कौन से टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है, इफ़ टू प्लेन मिरर्स फेसिंग ईच अदर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय एन इमेज लाइंग बिटवीन देम इज। इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, 360 अपॉन थीटा, जितना भी एंगल दे रखा है, जैसे यहाँ पे एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व कर लेना है और -1 आ जाएगा, तो 12 - 1 इज इक्वल टू 11 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास ये आपका जो आंसर है ये इवन में आए, चाहे सिमेट्रिकल हो एसिमेट्रिकल हो तो -1 नहीं करना है, बट ऑड में आए और एसिमेट्रिकल हो तो माइनस कुछ नहीं करना होता है, जो भी एंगल निकलता है वही सीधा आंसर करना होता है आपने। नेक्स्ट है, द वेव लेंथ ऑफ 0.3 मीटर इज प्रोड्यूस्ड इन एयर and it travels at a speed of 300 meter per second, which type of wave would it be। अगर आपके पास क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है, ठीक है, और आपके पास क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है, तो ये किस टाइप की वेव होगी वो हमें फ्रीक्वेंसी से पता लगेगा। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। जैसे स्पीड यहाँ पे 300 दे रखी है, वेवलेंथ 0.3 दे रखी है, तो आपके पास ये जो आंसर है ये 30 और इसकी यूनिट्स होती हैं हर्ट्ज़। अब फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ऑडिबल है, इंफ्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक है, किससे पता चलता है, हमें फ्रीक्वेंसी से निकल लगता है पता। तो ऑडिबल वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज़ तक आती है, तो मतलब डेफिनेटली 30 आए तो इनके बीच में लाई किया ऑडिबल वेव्स है। अगर इससे बिलो होता तो इंफ्रासोनिक होती, अगर इससे अबव होता तो अल्ट्रासोनिक होती। तो ये निकाल के देख लेना है और आपका आंसर आपका मिल जाएगा। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स बैक रेडियो वेव्स टू अर्थ सरफेस। जो रेडियो वेव्स को अर्थ सरफेस पे रिफ्लेक्ट बैक करती हैं वो कौन सी लेयर में होता है, अर्थ की आयनोस्फेयर में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। इको क्या है, जैसे कि एक गूंज की साउंड नहीं आती, जैसे आप किसी पहाड़ पे खड़े होते हो जब एक क्लिफ पे, तो जोर से जब चिल्लाते हो तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है साउंड, है ना, रिफ्लेक्शन के फिनोमेना की वजह से इको होता है। तो इसके लिए जो मिनिमम आपका डिस्टेंस है वो 17 मीटर होना चाहिए, या सेंटीमीटर में दे रखा है बट एक्चुअली मीटर होना चाहिए, पर ठीक है ऑप्शन में ऐसा ही है तो आप ये चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर कन्वर्ट। एक जो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है ये किस चीज़ को कन्वर्ट करता है, ये आपकी हाई वोल्टेज एट हाई करंट इनटू लो वोल्टेज एट लो करंट को कन्वर्ट करता है। तो इसका सॉरी 1 मिनट, लो वोल्टेज को, ये वाला आंसर होगा लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। ये नोट कर सकते हो, जैसे मैंने बोला था आप नोट्स बनाना, तो ये भी नोट में राइट डाउन कर लेना, तब याद नहीं रहता है। नेक्स्ट है द यूनिट न्यूटन सेकेंड इज इक्वलेंट टू। ये जो यूनिट है न्यूटन सेकेंड, ये किसके इक्वलेंट होती है, तो ये होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी। जब किसी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये जो जी है, ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे कहा जाता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव, क्योंकि हमारी जो ये ग्रेविटी है ये डाउनवर्ड काम करती है, और फोर्स जो है इसके अपवर्ड, इसके अपोजिट में लगाई जा रही है, तो नेगेटिव इसकी वैल्यू होगी, ऊपर से नीचे फेंकते तो पॉजिटिव होती। एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, ओम मीटर, सीमेंस पर मीटर, ओम पर मीटर या सीमेंस। तो कंडक्टिविटी की जो यूनिट है सीमेंस पर मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये तो आपको पता ही है, वेबर इसकी यूनिट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ सन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। सन की एनर्जी किससे प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, और फिजिक्स में भी पूछता ही है। नेक्स्ट है इफ़ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ हार्ड देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज़। अगर एक सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ को हम हाफ कर दें, तो सिंपल पेंडुलम का जो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें वो किसके बराबर आता है, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LG। और इसको हाफ कर दें तो नया जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ½ 2G। ठीक है, तो मतलब डिफरेंस कितना आया इसमें, 1/√2 का। तो ये क्योंकि न्यूमिनेटर में है, सॉरी डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी बाय फैक्टर अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। किसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है, तो ये जो लाइट्स दे रखी हैं ये वेबग्योर से आप याद कर सकते हो इनको। ठीक है, इस तरह से, तो जैसे मैंने पीछे भी बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये विजिबल स्पेक्ट्रम इस तरह से आता है। तो इस तरह से जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, और जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ को फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज़ होती है। तो फ्रीक्वेंसी बोले या एनर्जी बोले सेम ही आएगा, इन दोनों का रिलेशनशिप सेम ही होता है फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का। जैसे जैसे आप ये ऊपर से नीचे की तरफ चलते हो तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों ही क्या होती हैं आपकी, इंक्रीज़ होती हैं। तो इनमें जो कलर दे रखे हैं उनमें ब्लूज़ इधर आएगा सबसे पहले, ठीक है, बाद में आया रेड, येलो और ग्रीन बाद में आया। तो ब्लू की जो एनर्जी है वॉयलेट की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू आपका एनर्जी आता है एनर्जी के केस में भी और फ्रीक्वेंसी के केस में भी, दोनों के लिए आपने याद रखनी है ये चीज़। तो इसकी जगह अगर फ्रीक्वेंसी पूछता तब भी आंसर सेम ही रहना है, इसमें आ जाएगा ब्लू। बट हाँ, अगर वेवलेंथ पूछता तो हमारा आंसर फिर रेड लाइट बनता। याद रखना है इस चीज़ को, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ही है क्वेश्चन आपका, विजिबल स्पेक्ट्रम से आता है ये वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड यूजिंग एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का यूज़ करके हम किसको मेज़र कर सकते हैं, विंड स्पीड को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब एक रे ऑफ लाइट एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वेवलेंथ तो उसकी चेंज होती है, बट जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वो क्या रहती है, रिमेन सेम। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है एन एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज। जो एयर बबल है वो वाटर में किस तरह बिहेव करता है, वो एक कनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है, देखा होगा आपने। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द प्रेशर ऑफ एयर इज इंक्रीज टू डबल व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड।
तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, उन्होंने जान के दे रखा है। जो अगर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करें तो प्रेशर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मतलब प्रेशर को हम इंक्रीज़ करें, डिक्रीज़ करें, डबल करें, ट्रिपल करें, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो सेम ही रहेगी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो सेम ही आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार साइटेडनेस इज़ करेक्टेड बाय। ये जो हाइपर मायोपिया होता है इसे हम किससे करेक्ट कर सकते हैं? कनकेव लेंस से, कन्वेक्स लेंस से, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर। तो इसमें लेंसेज का यूज़ होता है और कौन से लेंस का हम यूज़ करते हैं इसको करेक्ट करने के लिए? कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। और जो नियर साइटेडनेस है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कॉनकेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर जो है वो आपका 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। कुछ बच्चे 10⁻⁻9 देख के भी आंसर कर देंगे, बट अगर मीटर में होता तो 10⁻⁻9 मीटर आता, बट क्योंकि ऑप्शन सारी की सारी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ये बनेगा 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विमिंग पूल looks less deeper than its real depth, the reason is। जो स्विमिंग पूल हैं वो हमें कम डीपर दिखाई देते हैं, एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ऐसा लगता है कि भाई ऊपर ऊपर ही है पानी, तो ज़्यादा डीप नहीं है। नेक्स्ट है साउंड इज़ हर्ड ओवर लॉन्गर डिस्टेंस ऑन रेनी डेज बिकॉज। साउंड की प्रॉपर्टीज़ हम अलग अलग पढ़ते हैं कि वो जैसे अलग अलग मटेरियल हो गया, एयर हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, उसमें अलग अलग तरीके से ट्रैवल करती हैं। तो इनका जो साउंड है जैसे रेनी डेज में लॉन्गर डिस्टेंस से भी हमें सुनाई देती है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो साउंड है वो ट्रैवल करती है फास्टर इन मॉइस्ट एयर, ठीक है। तो रेनी सीजन में एयर जो है मॉइस्ट होती है, इसलिए इसमें ये फास्टर ट्रैवल करती है, तो दूर के डिस्टेंसेस से भी हमें सुनाई दे जाती है, जो कि एक हॉट डे में शायद नहीं सुनाई दे पाती है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इसमें फिजिक्स वाला पोर्शन हमने डिस्कस किया है, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने सारे आपको ये डिस्कस किए हुए हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, उसे ज़रूर देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दो एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।